नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के आंकड़े 3 दिनों से हालात में सुधार हुआ है। उधर मरीजों की संख्या बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य के कई शहरों में सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। पुणे जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। केवल इमरजेंसी में निकलने की इजाजत होगी। स्कूल कॉलेज भी 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पुणे के बाद अब नागपुर, अमरावती, यवतमाल और मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि आज मुख्यमंत्री से बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। तो देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के आंकड़े परेशान करने वाले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केरल में पिछले 3 दिनों से हालात में हालांकि सुधार हुआ है। उधर मरीजों की संख्या बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य के कई शहरों में सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना के मामले इन राज्यों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हालातों पर चर्चा के लिए इस समय डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव देश में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वैक्सीनेशन अब बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। दूसरी तरफ ये कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं फिर बता दूं, वैक्सीनेशन भले ही अभी स्टार्ट हो गया हो, अभी सिर्फ 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा है। हमारे जो 135 करोड़ की आबादी है उसमें वैक्सीनेशन लगने में टाइम लगेगा। और हार्ड इम्यूनिटी मैंने बताया कम से कम 60 से 70% लोगों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तब तक हम सबको, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे केरला के लोग हों, चाहे किसी और प्रदेश में, अभी खाली महाराष्ट्र और केरला में हुआ, अभी कुछ और प्रदेश में भी हो सकता है, तब तक हम सबको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। जो हम लोग बात करते हैं, जब वो हाथ धोने की बार हो या मास्क लगाने की बात हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें अब डर खत्म हो गया तो हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी पूरे देश में सारे लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। चाहे जितना भी सीरो स्टडीज हुई हैं, सीरो कन्वर्जन स्टडीज हुई हैं, उनमें अभी तक देखा गया 40 से 50% लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। बाकी 50% ऐसे लोग हैं, कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, जिनको ना तो अभी बीमारी है हुई है, ना जिनके अंदर एंटीबॉडीज हैं और ना ही जिनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है। तो और जिन लोगों को हो चुका है उनके अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज पहले से कम हो गई हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे वो 6 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ था और ठीक हो गए थे, अब उनकी जो एंटीबॉडीज होंगी वो हो सकता है उनको प्रोटेक्शन ना दें, तो वो भी दोबारा प्रोन हो गए कि उनको दोबारा री इन्फेक्शन कोविड से हो सकता है। तो इसलिए जब तक वैक्सीनेशन का दौर पूरा ना हो जाए, जब तक हम कम से कम 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीन ना लगा दें, 50% लोगों को आराम से नहीं बैठना चाहिए, तब तक हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटे मोटे आउटब्रेक्स आगे भी होते रहेंगे, बिकॉज एक कोरोना गया नहीं, ये तो अब एंडेमिक हो गया, हमारे कल्चर में आ गया है, हमारे इन्वायरमेंट में आ गया है, हम सबके जीवन शैली का पार्ट हो गया है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ेंगे। और सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जो हमारे देश में चल रहा है, इसको पूरा करे, सो दैट मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज हो जाएं। कि अब पहले वाले जो लोग थे, जो पहले हम लॉकडाउन कर सकते थे या पहले हम बहुत सारी, ये बार बार पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी कंट्री में इकोनॉमी हमें बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, हमें जीवन शैली चलाने के लिए हमें उद्योग चलाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट चलाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। बट ये कि अगर हम प्रिकॉशंस रखेंगे तो चीजें बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। ऐसा हुआ भी है, अब देख रहे थे हम लोग पिछले ये बात तो पहले से ही क्लियर थी और गवर्नमेंट भी ये बात कह चुकी थी कि सभी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा, ताकि कोरोना की जो ये चेन है उसे ब्रेक किया जा सके। तो आपको लग रहा है कि अभी तक सरकार जो टारगेट लेकर चल रही है उस टारगेट के आधार पर कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकेगा? नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कम से कम 50 से 60% लोगों को टीका लगना चाहिए, जब ये चेन ब्रेक होगी। और 50 से 60% लोगों को गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, मानते हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द इस टीके को प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में लाना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्डिंग क्लास है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, वो लोग जाके वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार है।
और इस टाइम दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका वैक्सीनेशन अप्रूव हो चुका है उनकी अथॉरिटी से और दूसरी अथॉरिटी से। तो ऐसे चाहे मॉडर्ना हो, चाहे उसका इसके हम बात करते हैं जो एस्ट्राजेनिका का है, कोवैक्सीन तो ऑलरेडी है इंडिया में, जॉनसन एंड जॉनसन है, ऐसी और बहुत सारी कंपनीज हैं, या फाइजर का वैक्सीन है जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। तो सरकार को चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की जो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, चाहे देश में हो चाहे बाहर हो, उन सबको अप्रूवल दे, उन सबको इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या नाम अब क्या वो देना चाहिए उनको, क्या नाम परमिशन देनी चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि हमारे आप मानोगे कि हमारे यहाँ जितना भी हेल्थ केयर सर्विसेज है 70% जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही चैनलाइज होती है। मतलब उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीका प्राइवेट सेक्टर ही, चाहे वो बेड्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, 70% लोग कन्फाइंड हैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में। तो इसलिए जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को पूरा इन्वॉल्व नहीं करोगे, जब तक इस टीके को फ्रीली अवेलेबल नहीं करोगे मार्केट में, तब तक डिले रहेगा। और जितना जल्दी हम फ्रीली अवेलेबल कर देंगे, सरकार पैरेलली लगाती रहे, जो फ्री में जिन लोगों को लगाना फ्री में लगवाएं, जिनको पैसे से लगवाना पैसे लगवाएं, सो दैट हम अगले 2-3 महीने में मैक्सिमम लोगों को इम्यूनाइज कर सकें। तो दोबारा जैसे ही लोगों की इम्यूनिटी कम होगी, एंटीबॉडीज कम होंगी, तो वो लोग भी दोबारा नहीं तो प्रॉन हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए। तो इसलिए हम सबको टीकाकरण पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, अभी जो लोग नए संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, ये जानकारी भी अहम है कि ये पुराना स्ट्रेन उनको इफेक्ट कर रहा है या ब्रिटेन से कोरोना को जो नया स्ट्रेन आया है वो भी इस समय काफी इफेक्टिव रहे? अभी ये पता नहीं है कि कौन सा स्ट्रेन है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेन कोई जांच करने के लिए लिमिटेड लैब्स हैं, 10-12 लैब्स हैं पूरे इंडिया में। और वो सैंपल सरकार कितना कलेक्ट कर रही है, कितने सैंपलिंग कर रही है, 5% 10%, उन्हीं सैंपल के बेस पे हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा नया स्ट्रेन है, पुराना स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन एक थोड़ी, कई सारे स्ट्रेन आ गए, खाली यूके या ब्रिटेन का नहीं आ गया, उसका आ गया, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन अलग चल रहा है, कहीं दूसरा स्ट्रेन होगा, तीसरा स्ट्रेन कुछ और निकल के आ जाए। तो इसलिए कंटिन्यूस रिसर्च की जरूरत है। हर बार हम इतनी सैंपलिंग करते हैं, बार बार देखना चाहिए कि सिमिलर है या कोई नया म्यूटेंट आ गया। म्यूटेशन अगर छोटा मोटा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो नॉर्मली हमारे ये वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं वही उपयोगी होगा, वही कारगर होगा। अगर म्यूटेशन बड़ा है, अगर बड़ा चेंजेस है उस वायरस के स्ट्रेन में, जिनोमिक उसका जो जीनोम है उसमें, तो फिर हमें नया टीका भी विकसित करना पड़ेगा। वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, टीका विकसित हो सकता है। अभी हमें इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रिकॉशन रखें और जो अवेलेबल वैक्सीन एटलीस्ट हमारे पास है उसको तुरंत जल्दी से जल्दी लगवा दें। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का काम अगर अच्छे से होगा तो इस समस्या से निपटा जा सकेगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? सर, बाकी आपकी बातों से मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूं, लेकिन समय रहते वहां पर काफी सारी चीजें खोल दी गई, लोगों ने लापरवाही बहुत बरती है। हम देख रहे हैं कि रोजाना छापेमारी हो रही है, क्लब में इतनी संख्या में लोग होते हैं, कोई भी मास्क नहीं लगाता है, तो ये लापरवाही भारी पड़ रही है महाराष्ट्र के लोगों पर। बिल्कुल, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जितने प्रदेश हैं लगभग सभी, दिल्ली वगैरह बड़े जो टायर 3 टायर 1 सिटीजन को छोड़ के जो टायर 2 सिटीज में और टायर 3 सिटीज में जो जितनी हमारी जनसंख्या रहती है गांव में, वो कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी मास्क लगा रहे हैं तो नाक के नीचे लगा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे, बार बार हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, एल्कोहल नहीं रख रहे हैं अपने साथ में जो जिससे हम हैंड हाइजीन सैनिटाइज कर सकें अपने, ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है। आप कहीं जाए शादी ब्याह में पूरी भीड़ की भीड़ मिलती है, पॉलिटिकल रैलियां चालू हो गई हैं कि कोई बिना कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है। उनको जिन लोगों को हो चुका उनको लगता है कि अब तो हमें हो चुका, दोबारा हो नहीं सकता। जिनको नहीं हो चुका उनको ये लग रहा है कि उनको या तो हो चुका होगा या हर्ड इम्यूनिटी आ गई। तो ऐसी बहुत सारी गफलतें जो हैं जो हमारे समुदाय में, कम्युनिटी में फैल गई हैं, जिसकी वजह से डर खत्म हो गया और शायद इसी वजह से दोबारा नए केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो सर, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसमें क्या कुछ योगदान दे सकती है? क्योंकि सेंटर की तरफ से एक साथ भेजी जा रही है, हर राज्य के लिए डिसाइड किया गया है कि इतनी वैक्सीन इधर जाएंगी, इतनी उधर जाएंगी, तो ऐसे में स्टेट को किस तरीके से अपनी नीति तय करनी चाहिए? बिल्कुल, तो हेल्थ जो है वो प्राइमरीली फंक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट का, ये राज्य सरकार का काम है कि अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनको हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराए। और जो वैक्सीनेशन है वो भी ड्राइव जो है, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इनॉकुलेशन वैक्सीन का जो होना है, जो लगनी है वैक्सीन, वो हेल्थ जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके थ्रू ही लगनी है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मैन पावर कम ना होने दे। अभी क्या हो रहा है, ज्यादातर स्टेट्स में हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वैक्सीनेशन लग रहा है, डेली वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ानी चाहिए, मैन पावर बढ़ानी चाहिए। तो मैन पावर इतनी है ही नहीं हेल्थ के स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, इस वैक्सीन को फ्रीली अवेलेबल कराना चाहिए।
पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे करना चाहिए, सो दैट जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन लगा सकें। और जो ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीनेशन का स्टॉक बहुत सारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो भारत बायोटेक हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, उनके पास करोड़ों की संख्या में डोजेज रखी हुई है। तो जब वैक्सीनेशन भी है हमारे पास, जब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीन अलाउ भी कर दिया 30 करोड़ लोगों के लिए, और फिर उसके बाद भी इतना स्लो क्यों चल रहा है? हम अभी तक सिर्फ 1 करोड़ तक पहुंचे हैं। अगर हम पिछले 15 दिन या 1 महीने में 1 करोड़ तक पहुंचे तो 30 करोड़ को पहुंचने में अगले 6 महीने लग जाएंगे। तो हमें कहीं न कहीं अपना इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को है, जो टीकाकरण अभियान है, इसको कहीं न कहीं स्पीड अप करना है, तेज करना है, सो दैट अब तेज जब भी हो पाएगा जब हम इसकी जो बॉटलनेक है उसको लेवरेज कर दें। बॉटलनेक क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास मैन पावर नहीं है, अच्छे से संस्थान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वैक्सीन प्रोसेस को फास्ट कर सके। इसके लिए चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, खाली अभी तक उन्होंने टाइप किया भी है प्राइवेट हॉस्पिटल से, बट कुछ बड़े हॉस्पिटल टाइप करने के अलावा जितने पॉलीक्लिनिक हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सिंग होम्स हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, सब जगह फ्रीली इस वैक्सीन को अवेलेबल कराना चाहिए। जो लोग फ्री में एलिजिबल हैं उनको फ्री में लगना चाहिए, और साथ में सरकार को मैं फिर दोबारा कहूंगा इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस वैक्सीन की जितनी अन्य कंपनियां हैं उन सबको भारत की मार्केट में, भारत के इस बाजार में लाना चाहिए, उन सबको अप्रूवल देना चाहिए, और सबको एक रीजनेबल प्राइस पे इस वैक्सीन की प्रोसेस को जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा भी लाना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है उसकी प्रक्रिया बहुत स्लो है, लोगों को बहुत कम जो है वैक्सीन लग पा रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एक मिथ भी फैल गया है, थैंक्स टू आवर पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी वजह से ये मिथ फैल गया कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जान चली जाए, और तमाम तरह की बातें कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वैक्सीन है। क्या इन तरह के बयान और इन तरह के मिथ के कारण लोगों में जो है इतना विश्वास नहीं हो पाया है कि वो घर से निकलें और वैक्सीन फ्री में लगवा लें? क्योंकि अभी जो फर्स्ट फेज है उसमें तो सबको फ्री ही लगनी थी, उसके बाद भी लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। बिल्कुल, तो शुरुआत में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ गया। तो लोग कहते नहीं है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल मित्रों ने, जो राजनीतिक मित्र हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस तरह की क्या कहते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सोसाइटी में, इस तरह की बहुत सारी जो बातें फैला दी जो अनावश्यक थी, जिनकी जरूरत नहीं थी, जो कंफ्यूज कर रही थी, उसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गया, और जो टर्न आउट था वो 50% के आसपास ही रहा। तो लोग लगवाने आ रहे थे, 50% ही लगवाने आ रहे थे। तो इसलिए अब अच्छी बात है कि वो डर लोगों में खत्म हो गया। मैं खुद वैक्सीन लगवा चुका हूँ, पहली डोज मुझे लग चुकी है, तो सबको पता है। मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, हम लोग सालों से वैक्सीन लगाते आ रहे हैं। जो शुरू के 5 साल तक के बच्चे होते हैं 0 to 5 ईयर्स में, उसमें लगभग 15-20 वैक्सीन लगती है 5 साल में, तो कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं होते, सबको पता है। यही वैक्सीन ज्यादातर इंडिया में डेवलप हुई है सारी वैक्सीन। तो इसलिए अब वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब तो मैं देखता हूँ लोग उल्टा फोन कर रहे हैं कि हमारा नंबर कैसे आएगा, हमें कैसे प्रायोरिटी मिलेगी, क्या प्राइवेट में अवेलेबल है, कब तक अवेलेबल होगा। तो ऐसी लोगों तो जो शंकाएं थी, जो कंफ्यूजन थे, उनका समाधान हो चुका है, क्योंकि हम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, और कोई बड़ी ऐसी त्रासदी नहीं हुई है जिसकी वजह से इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को रोका जाए या मना किया जाए। तो इसलिए अब तो हमें यही करना चाहिए, अब इसको स्पीड अप करना चाहिए, इस प्रोसेस को, इस अभियान को तेज करना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स हैं बड़े-बड़े, जिनके पास 5-5 हजार एम्प्लॉई हैं, 500 हजार एम्प्लॉई एक जगह, तो उनके साथ B2B टाई अप करना चाहिए कि उनको वैक्सीन डिलीवरी हो और फटाफट वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत तेज हो जाए। अगले 3-4 महीने में, जो हम बात कर रहे थे जुलाई तक हमें अचीव करना 30 करोड़ का, हम जुलाई तक 30 करोड़ का नंबर अचीव कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर DK गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों का जो ये आंकड़ा है वो परेशान करने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि हो रही है, जो कि चिंतित कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधी परिवार से हालिया समय में बढ़ती दूरियों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि गुलाम नबी आजाद लगातार उनसे नजदीक हो रहे हैं। एक दुर्लभ घटनाक्रम में शनिवार को गुलाम नबी आजाद के लिए मोदी सरकार रेड कार्पेट वेलकम करती दिखी। मौका था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे का। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर बढ़ रहे हिंदुस्तान के एहसास को बयां करने के लिए इस मुशायरे में मोदी सरकार के 2 मंत्रियों मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के असंतुष्ट नेता गुलाम नबी आजाद शिरकत करते नजर आए। यहां अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर स्थित आयोजन स्थल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के बैनर और पोस्टर लगे रहे थे। ये पहला मौका था, तो ऐसे में इस जो दुर्लभ घटनाक्रम है इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि लगातार नजदीकियां बढ़ती जा रही है गुलाम नबी आजाद की भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि गुलाम नबी आजाद ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी भी ये जानती है कि मैं अपनी इस जीवन काल में तो कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। लेकिन ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं ये काफ़ी कुछ कह रही हैं, काफ़ी कुछ बता रही हैं। जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है गांधी परिवार द्वारा कांग्रेस में हाशिए पर डाल दिए गए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ और करीब पहुंच गए हैं। यह दुर्लभ अवसर शनिवार को सामने आया जब आजाद मोदी सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर आजाद के रंग बिरंगे पोस्टर लगे हुए थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किया था। आपको हम याद दिला दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाई के अवसर पर आजाद की काफी प्रशंसा की थी। और बीजेपी से उमेद सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेद जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। गुलाम नबी आजाद के लिए ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से काफी करीब आते जा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये सही गलत तो मैं नहीं जान सकता, ये श्री गुलाम नबी आजाद जी के दिल में की बात है। और ये निश्चित है कि आज पूरे देश की भावना माननीय नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ है। ये बिल्कुल सत्य है। पूरे भारत की ऐसी स्थितियां हैं, आज जो भी जहां भी थे, आज उनकी इच्छा अगर कहीं पे है तो वो मन मार के हैं, दिल उनका भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी का भाषण हुआ था विदाई भाषण में, वो पूरा देश ने देखा था कि उनकी जो है उनकी मंशा क्या है, उससे झलक रहा था। मैं तो उनको ससम्मान, जिस तरह से कांग्रेस में पूरी जिंदगी पूरी लाइफ उन्होंने बिताया और तन मन धन से काम किया था उसके लिए, कांग्रेस के लिए, और कई कई प्रदेशों में प्रभारी रहे, केंद्र में बड़े मंत्री रहे, वो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। आज निश्चित है कि उनको एक दिन ये शब्द कहना पड़ा था कांग्रेस को ही, कांग्रेस में रहते हुए विपक्ष के लीडर के तहत, कि
अगर ऐसी हालात रही कांग्रेस की तो ये तो 50 साल हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो वो दर्द तो उनको बहुत है, और जिस तरह से कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको इनडायरेक्ट कहा जाए तो अपना अपमानित किया ऐसे सीनियर नेता का, तो निश्चित तौर पे मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो भाजपा की तरफ आए तो उनका स्वागत है और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भाजपा को भी, क्योंकि वो जो है एक एक्सपीरियंस होल्डर है और उनसे हम मदद मिलेगी कश्मीर के मुद्दे पे, पूरे देश के मुद्दे पे। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से मनोज जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, क्या गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में हाशिए पर डाल दिया गया? एक मुशायरा कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां बीजेपी की तरफ से रेड कारपेट बिछाया जाता है गुलाम नबी आजाद के लिए। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? जी राजपूत मैडम, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी है, आजादी से पूर्व की पार्टी है, और हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी हमारे सीनियर लीडर हुए हैं उन्हीं में आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी का एक उनका रुतबा रहा है पार्टी के अंदर। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई भी आप उनके कोई घटक दल है, पूरा मान सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी सभी का मान सम्मान करती है। और उसी कड़ी में कहीं भी कभी कोई ऐसी कमी नहीं रही गुलाम नबी आजाद जी के लिए कि भाई उनको कहीं, जैसे भी मैं सुन रहा था मुझसे पूर्व भी वक्ता कोई आपके डिबेट पर कह रहे थे कि पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस पार्टी। माननीय गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर रहे, उनको पूरा मान सम्मान हमेशा मिला कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी जो कि आज एक डूबता हुआ जहाज साबित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाते हुए जो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अच्छे लीडर हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और उनको उसी आकर्षण का एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर ये रूमर है या अफवाह है कि माननीय गुलाम नबी आजाद जी जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। तो गुलाम नबी आजाद जी जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो सहमत नहीं है, और उस विचारधारा के विपरीत हमेशा उन्होंने जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा रही है उससे हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं रहा कभी भी। और मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद जी भी, जिनकी पूरी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रही है, पूर्ण निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे। और ऐसी ये सब रूमर हैं, अफवाहें हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कह सकता ये विषय। ठीक है, उमेद जी का रुख कर लेते हैं। उमेद सिंह जी, ये सिर्फ अफवाहें, ऐसा कभी नहीं होगा कि गुलाम नबी आजाद जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। हालांकि एक चैनल को इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने ये कहा था कि ये बीजेपी भी जानती है कि मैं कभी भी कांग्रेस को इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, और वहीं मनोज जी कह रहे हैं कि ये तो साम दाम दंड भेद अपनाती है बीजेपी, हर एक कांग्रेसी नेता को अपने कब्जे में करना चाहते हैं आप। देखिए, कब्जे में करना नहीं, और मैं आपको बताऊं सत्यता ये है, ये मनोज जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं एक चीज बताऊं, ये पूरा देश बड़ी ईमानदारी से, राजनीति इसमें कहीं से कुछ नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूं, केवल पार्टी के नाते ही नहीं। आज स्थितियां पूरे देश के हर पार्टियों के नेताओं के अंदर ऐसी बनी है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह से जैसे कहा मनोज भाई ने कि भाजपा आकर्षित कर रही है हमारे नेता को, तो आकर्षित नहीं, उनका काम, हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये इस टाइप से पूरे उनके कार्य क्रियाकलाप पे, उनके कार्यों पे पूरे देश के बड़े बड़े नेता वो आकर्षित हो रहे हैं, कर नहीं रहा है कोई, उनके कामों से आकर्षित है। उसका एग्जाम्पल है कि देश के बड़े नेता जैसे स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह की बेटी कई बार सांसद रही, और वो भी देखिए आज भाजपा में है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में बहुत सारी लिस्ट है। मान लिए डॉक्टर संजय सिंह अमेठी, राजा अमेठी, आज वो भी कांग्रेस में है। आज ऐसे अगर गिनती गिनाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो लोग आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप और कामों से आकर्षित हो रहे हैं। और इस तरह से पूरी लाइन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले लीजिए, कौन सोच सकता था कि वो भाजपा में आएंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पे, भाजपा के एक अच्छे काम का क्रियाकलाप और कार्यों से आज आकर्षित होकर के लाइन लगी है, लोग आ रहे हैं, पूरा देश आज इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसमें कहीं कुछ सोचने की, बताने की बात नहीं है। ये गुलाम नबी आजाद जी आज उस लाइन में आ सकते हैं, अगर आते हैं तो उनका स्वागत है निश्चित तौर पे, और एक अच्छे काम के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोग अच्छे काम में साथ दें तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मनोज भारद्वाज जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर। उमेद जी का जवाब भी आपने सुना होगा सर।
जी राजपूत मैम, देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है अपने आप में कोई, तो वो विचारधारा जो है उस विचारधारा से प्रभावित होकर के काफी जो हमारे सीनियर लीडर और जो आज का हमारा जो एक कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता भी अगर है, तो इस पार्टी की तरफ जो है ना जी वो उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। और जैसे कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, आदरणीय भाई साहब जो बोल रहे थे, नाम मुझे इनका मालूम नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई माननीय मोदी जी के से आकर्षित लोग हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज पूरे देश का जो युवा है वो मायूस है, देश के अंदर मजदूर वर्ग है वो मायूस है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इन्होंने जो वादे किए वो कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, तो ये ऐसा कहना, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं अपने विश्वास को खरा रख पा रहे हैं। आज देश का एक एक जो जन है जिन्होंने मोदी जी को सामने देख करके और भारतीय जनता पार्टी को एक अथाह बहुमत उनको दिया था, लेकिन वो कि कोई उन्होंने अपने आप को साबित नहीं करवाई भारतीय जनता पार्टी। जहां तक बात आती है गुलाम नबी आजाद जी की या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बड़े अच्छे अच्छे नेता दिए हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मान लो बीजेपी पार्टी के अंदर अगर जाते भी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वहां भी वो कहीं ना कहीं समाज का भला करेंगे। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं लालच से या किसी और वजह से या कोई और भी ऐसा कारण हो सकता है कि उनको ठीक है, बिल्कुल मनोज जी। अब ये तो खैर हमें आजाद साहब पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपना राजनीतिक भविष्य अब कहाँ तलाश रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।